हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये साइंस एनसीईआरटी क्लास 7th की क्लास है, जिसमें आज हम 15वां चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 एनसीईआरटी को पूरा चैप्टर वाइज डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले उन्हें देख लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 को टाइप करेंगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद एक सेकंड प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस की, फिर वो देखिएगा। वो पीछे के सारे वीडियो देख कर ही आगे की वीडियो देखिएगा, तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आज हम 7th क्लास की साइंस एनसीईआरटी का 15 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो। जैसे कि अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, स्पेशली सीटेट, केवीएस, TSSB, TGT, बायो और एलटी ग्रेड, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज बेहद ही हेल्पफुल होगी आपको। और ये आप सभी को पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठने वाले होंगे तो उसका जो बेसिक सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी का ही होता है। अगर आपने एनसीईआरटी को तैयार किया है तो समझिए आपका 80% सिलेबस कवर हो जाता है। तो उसी सीरीज में हमने सबसे पहला सब्जेक्ट साइंस का शुरू किया है। तो ऐसे एक एक सब्जेक्ट को शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे, और पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। तो आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, जो 15वां चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश। बेहद ही ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% फिक्स होता है। तो लाइट को डिस्कस हम दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे, तो लैंग्वेज को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए और चीज़ें समझ में आएंगी, ये गारंटी मेरी है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्रकाश, सबसे पहले तो यही बताया जाएगा कि प्रकाश कैसे गमन करता है, मतलब प्रकाश कैसे चलता है, उसकी दिशा क्या होती है। फिर दर्पण के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा, और उसके बाद लेंस के बारे में बताया जाएगा। तो दर्पण, लेंस, ये दोनों ही टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ से आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रकाश के बारे में, मतलब लाइट के बारे में आपको बताया गया है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो कुछ मत याद रखिए, बस इतना आप याद रख लीजिएगा, प्रकाश की जो चलने की दिशा होती है वो कैसी होती है। तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस में भी डिस्कस किया हुआ था। यहाँ बताया गया है कि कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करिए। इस क्रियाकलाप में एक बच्चा था, उसने एक मोमबत्ती की लॉक की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। तो उस बच्चे ने पाया कि जो सीधी पाइप थी उसमें से तो उसे जो मोमबत्ती की लौ थी वो दिख गई, लेकिन जो मुड़ी हुई पाइप थी उसमें से उसे मोमबत्ती की लौ या प्रकाश नहीं दिखा। तो यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश जो है वो कैसे चलता है, वो सीधी रेखा में गमन करता है। बाकी ये आप एक्टिविटी खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ इमेज में दिखाया गया है। ये बच्चा जो है ये मोमबत्ती की लौ को देख रहा है। सबसे पहले एक सीधी पाइप में तो इसमें मोमबत्ती से जो प्रकाश निकल रहा है वो इसे दिख गया, लेकिन इस तरह से मुड़ी हुई पाइप को जब इसने लिया और इसमें से इस प्रकाश को देखने की कोशिश की तो इस कैंडल का प्रकाश इसे नहीं दिखता है। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है कि प्रकाश जो है वो ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब आगे बताया गया है प्रकाश का परावर्तन। ये भी टॉपिक हमने बहुत अच्छे से 6th क्लास में पढ़ा हुआ था। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, या कह लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो प्रकाश किसी भी चिकनी सतह पर पड़ के क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है
और उसमें उस रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें एक इमेज बन जाता है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह होती है, इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो प्रोसेस सिर्फ चिकनी सतह पे होता है, कोई भी चिकनी सरफेस होती है वहाँ पर होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एक स्टील की का बर्तन हो सकता है, या एक तालाब में भरा हुआ स्वच्छ जल हो सकता है, नदी का जल हो सकता है, चम्मच हो सकता है। मतलब कंडीशन सिर्फ ये है कि जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल शाइनी होनी चाहिए और बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि यही क्या होता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ जो है वो दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तब वो क्या होता है, अगर वो चिकनी सतह है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट कर जाएगा और वह एक इमेज को क्रिएट करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर इस तालाब के जल में दिख रहा होगा। ध्यान से देखने की कोशिश करिए। इसके आसपास ये जो पेड़ पौधे हैं इसकी इमेज आपको ये तालाब में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये तालाब का जो सरफेस है वो मिरर की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर प्रकाश की जब किरणें पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये इसका इमेज यहाँ पे बना दी। और दूसरा ये है, ये हमने 6th क्लास में देखा हुआ था, ये एक शेर है। ये कुएं के पानी में अपनी इमेज को देखता है और इसे लगता है कि ये दूसरा शेर है। तो ऐसी बचपन में आपने कहानी खरगोश और शेर वाली पढ़ी होगी, बस वही है। तो यहाँ बताया गया है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि दर्पण जो है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। इसे ही क्या कहते हैं, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको इंग्लिश में समझा जाए तो यहाँ पर है कि अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे बढ़ते हैं और आगे और चीज़ें देख लेते हैं कि आगे हमारे काम की क्या चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप, कुछ एक्टिविटी दी गई है। इस तरह की एक मिरर रखा गया है और ये एक टॉर्च है। टॉर्च को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। उसमें 3 रेखाएं इस तरह से करके उस ब्लैक पेपर को 3 रेखा की साइज का उसमें होल किया गया है। और जब टॉर्च को ऑन किया गया तो प्रकाश इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच से निकल रही है। यहाँ से आपको ये तीनों रेखाएं दिख रही होगी। ये इस मिरर के पास गई और ये मिरर की जो सतह थी ये बिल्कुल प्लेन और चिकनी थी। तो यहाँ से ये प्रकाश देखिए टकराई और ये वापस आ गई टकरा के। तो यही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये चीज़ें आप खुद से भी एक्टिविटी को करके समझ सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी वस्तु का उदाहरण है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया गया है एक कैंडल का, जलती हुई कैंडल का, जिसे आप अपने घरों में भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक जलती हुई कैंडल को लीजिए और उसे समतल दर्पण के सामने रख दीजिए। तो जब मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हूबहू उस जो
इसी प्रकार की मोमबत्ती जो है वो दर्पण के पीछे रखी हुई है और वो जल रही है। तो यही क्या होता है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि सबसे पहले आपको एक लाइटेड कैंडल लेना है, जलती हुई कैंडल लेना है। इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर try to see the flame of the candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे इसका इमेज भी दिया गया है। ये है इसका इमेज। यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर देख रहे होंगे कि ये एक मिरर के सामने इस कैंडल को जला के रखा गया है और यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है और ये बिल्कुल इमेज हूबहू कैंडल की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस मिरर के पीछे सेम ऐसी ही कैंडल जलती हुई रखी हुई है। तो यही चीज़ है जो आपको इमेज दिख रहा है मोमबत्ती का, वह किसी बिंब का उदाहरण है। आगे बताया गया है कि प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है। प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। तो बिल्कुल सीधी इमेज आपको दिखाई दे रही है। आगे बताया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट दी गई है समतल दर्पण के बारे में, जो एक्टिविटी आपने किया भी कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, वो बिल्कुल सीधा बनता है तथा बिल्कुल जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसके साइज के ही इक्वल साइज का बन रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखती चलिएगा। यहाँ पर हमने समतल दर्पण को देखा हुआ है। तो समतल दर्पण का क्या बताया गया है कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने प्लेन दर्पण को देखा है। अब इसके बाद आगे आपको दिखाया जाएगा ये यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, यह सीधा होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी के बराबर होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट प्लेन मिरर के बारे में बताया गया है। और कुछ चीज़ें समतल दर्पण के बारे में बताया गया है, दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण के पीछे अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जब आप किसी समतल दर्पण के सामने अपने आप को देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपको कैसा दिखाई देता है। तो देखने की कोशिश करिए और आप पाएंगे कि अगर आप अपना लेफ़्ट हैंड ऊपर किए हैं तो आपको मिरर में जो है वो आपका राइट हैंड ऊपर दिखेगा। अगर आप अपने लेफ़्ट ईयर को टच कर रहे हैं तो मिरर में आपका राइट ईयर दिखेगा। तो ये चीज़ें लिखी गई हैं कि यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ़्ट एंड द लेफ़्ट अपीयर्स राइट। तो ये भी एक समतल दर्पण की एक प्लेन मिरर की जो है वो क्वालिटी होती है, उसके बारे में है कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। मतलब जो प्रतिबिंब होता है, जो मिरर होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो प्रतिबिंब बनता है, अगर आप अपने लेफ़्ट हैंड पर एक्टिविटी कोई कर रहे हैं तो वहाँ इमेज पर मिरर पर आपका राइट हैंड दिखेगा, और अगर आपने राइट हैंड को लेकर कोई एक्टिविटी किया है तो मिरर पे आपका लेफ़्ट हैंड दिखाई पड़ेगा। मतलब मिरर में उसका उल्टा दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप एम्बुलेंस वाली गाड़ियों को भी देखते होंगे कि जैसे ये एक एम्बुलेंस है जिसमें उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है, वो इसीलिए लिखा रहता है कि जब आगे वाली गाड़ी अपने मिरर में इस गाड़ी को देखे कि पीछे ये एम्बुलेंस लगी हुई है तो इसको रास्ता देने के लिए वो पढ़ सके। अपने मिरर में उल्टा लिखा रहेगा तब वह सीधा पढ़ पाएगा। अगर ये एम्बुलेंस सीधा लिखा होता तो उसके मिरर में उसे उल्टा दिखता तो वो समझ ना पाता कि लिखा क्या है।
तो इसलिए आगे की जो वाहन होते हैं वो स्पष्ट पढ़ सकें एम्बुलेंस को, तो इसलिए एम्बुलेंस वाली गाड़ियों में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि ध्यान दीजिए, केवल साइड में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता है। तो सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट या राइट साइड में ही ये अदला बदली होती है। ऐसा नहीं होता कि आप सीधे खड़े हैं और मिरर में आप उल्टे दिखाई देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट इसमें उल्टा हो जाता है। अब बताया गया है कि एक कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए और इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए, यह आपको उल्टा दिखाई देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर एम्बुलेंस के बारे में भी लिखा हुआ है कि एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ने के लिए जो रोगी वाहन गाड़ियाँ होती हैं उसमें इसे उल्टा लिखा जाता है। स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। तो ये तो आप सभी देखे ही होंगे। अब पहला तो हमने समतल दर्पण प्लेन मिरर को जाना, तो प्लेन मिरर को एक बार फिर से मैं जल्दी से शॉर्ट में बताती हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। प्लेन मिरर में हमने देखा कि जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, आभासी बनता है, बिंब के समान साइज का बनता है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर वो बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। तो ये चीज़ हमने देख लिया, इसमें राइट और लेफ़्ट का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब जो दूसरे टाइप का दर्पण होता है, दूसरे टाइप का जो मिरर होता है वो है गोली दर्पण। तो अब हम गोली दर्पण को जानेंगे। तो दो तरह के दर्पण आपको देखने को मिलेंगे, एक तो समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है गोली दर्पण, मतलब स्फेरिकल मिरर। तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर करते जाइएगा। जब भी क्वेश्चन बने कि कितने टाइप के मिरर होते हैं, तो 2 टाइप के मिरर होते हैं। फर्स्ट इज़ अ प्लेन मिरर एंड सेकंड इज़ अ स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हमने देखा, अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे, मतलब गोली दर्पण के बारे में देखेंगे। गोली दर्पण की बात की जाए तो ये 2 तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की बात की जाए तो इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण की बात की जाए तो इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल और अवतल और उत्तल दर्पण, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा क्योंकि आगे आपको उत्तल और अवतल लेंस भी देखने को मिलेगा जो कि इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता रहेगा। तो यहाँ पे चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करता है। तो कोई भी जिसकी सरफेस प्लेन होती है वो एक और चमकदार होती है वो एक मिरर की भांति ही कार्य करता है। ये चीज़ें हमने देख ली है क्योंकि आप चम्मच उठा के देखेंगे स्टेनलेस स्टील का तो उसमें आपको आपकी इमेज दिखाई पड़ेगी। लेकिन चम्मच क्या है, चम्मच में 2 तरह की इमेज आपको देखने को मिलेगी। एक तो सीधी आपको इमेज अपनी देखने को मिलेगी और दूसरी साइड देखेंगे तो आपको आपकी इमेज उल्टी देखने को मिलेगी। तो चम्मच आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो हमारा जो स्पून होता है इसकी दोनों सतह जो है, एक सतह इसकी कॉनकेव और दूसरी सतह जो है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करती है। अब ये अभी हम देखेंगे कि कौन सा पृष्ठ अंदर वाला या बाहर वाला कौन सा क्या कार्य करता है। तो आगे बताया गया है कि चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोली दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहेंगे, यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब आगे देखेंगे तब क्या है कि यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं और यदि परावर्तक पृष्ठ जो है उत्तल है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो एक बार फिर से चीज़ों को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है
कि द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे है कि द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे गोली दर्पण जो है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। फिर आगे लिखा हुआ है कि इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। फिर इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर रिफ्लेक्टिंग उसका जो पृष्ठ है वो उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और अगर अवतल है तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। चम्मच का भीतरी पृष्ठ जो है वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि चम्मच जो स्पून होता है वो अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पण की भांति बिहेव करता है। तो अब आगे बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो अंदर वाला पृष्ठ है, सरफेस है, जिसमें आप खाने की चीज़ें रखते हैं, लेते हैं, वो अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और जो बाहर वाला पृष्ठ होता है वो हमारा उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे इससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दोनों ही पृष्ठ के बारे में बताया गया है कि अवतल कौन सा होता है और उत्तल कौन सा होता है। तो अवतल जो है अंदर वाला होता है और उत्तल जो है बाहर वाली सरफेस कहलाती है। तो ये हो गया हमारा उत्तल और अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट। अब इस पर इमेज कैसे बनती है ये हमें आगे देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो जो भी पर्दे पर इमेज नहीं बनेगा जिस भी वस्तु का, उससे हम आभासी प्रतिबिंब की संज्ञा देंगे। तो आगे चीज़ें आपको अवतल दर्पण के बारे में बताई गई हैं, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो हमने समतल दर्पण को बताया, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर दूसरा गोली दर्पण के टाइप से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें पहला हमें अवतल दर्पण और दूसरा हमें उत्तल दर्पण देखना है। चम्मच, स्पून जो है, इन दोनों ही जो मिरर है इसका एग्जाम्पल होता है। तो अब अवतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है वो देखने वाली चीज़ है। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर की बात की जाए तो इसमें जो इमेज बनती है वह साइज में जो भी आप वस्तु लिए हुए हैं उससे छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। तो अगर जैसे कि चम्मच में आप अपने फेस को देखते हैं तो आपका जो फेस है वो कैसा दिखेगा, वो आपके एक्चुअल फेस से छोटा भी दिख सकता है और बड़ा भी दिख सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप चम्मच को अपने फेस से कितनी पास या कितनी दूर रखते हैं। और जो इमेज है वो वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। अब अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है, आगे ये चीज़ें बताई गई हैं। आगे बताया गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है ये डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण करते समय इसका उपयोग करते हैं। मतलब जो नाक, कान, आँख, दांत और गले के डॉक्टर होते हैं वो जो दर्पण यूज करते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ पर किया जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा होता है। तो ये चीज़ें अवतल दर्पण के बारे में थी। और अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में होता है। कार तथा स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी जो है वो अवतल दर्पण की भांति बिहेव करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर के बारे में। तो अब इसे हम फिर से समझें, इंग्लिश में समझें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर
can be smaller or larger in size than the object. The image may also be real or virtual. फिर आगे बताया गया है कि concave mirrors are used for many purposes. You might have seen doctors using concave mirror for example for examining eyes, ears, nose and throat. Concave mirror are also used by dentists to see an enlarged image of the teeth. यहाँ पर आगे आपको ये इमेज भी इसकी दिख रही होगी। ये तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी कॉन्केव मिरर का ही यूज करते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज हो गया, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप। तो जो स्कूटर कार की हेडलाइट होती है वो भी कॉन्केव मिरर का एग्जाम्पल है। जो टॉर्च होता है वो भी कॉन्केव मिरर का ही एग्जाम्पल होता है। अब आगे बताया गया है कि स्कूटरों के जो साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पण कौन से होते हैं। तो यहाँ पे तो हमने स्कूटर और कार में जो हेडलाइट होती है उसकी बात की, अब साइड मिरर की बात की जा रही है कि साइड मिरर इस गाड़ियों में जो लगे होते हैं वो किस दर्पण की भांति बिहेव करते हैं। तो वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर की भांति बिहेव करते हैं। जो सामने लगा होता है मतलब जो हेडलाइट होती है वो तो आपका कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करती है, लेकिन जो साइड में मिरर होती है किसी गाड़ी के वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की भांति बिहेव करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि स्कूटर के पार्श्व दर्पण मतलब साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पण क्या होते हैं। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। आगे बताया गया है कि अब लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को एक्सप्लेन करूँ तो अवतल दर्पण को हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनती है वो वास्तविक बनती है, उल्टा बनती है और छोटा या बड़ा बन सकती है। उसके बाद जो कॉन्वेक्स मिरर है मतलब जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की बात की जाए तो इसमें जो इमेज बनती है वो आभासी बनती है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जैसा कि आप जो साइड मिरर होती है गाड़ियों में देख सकते हैं, पीछे ट्रक तक खड़ी रहती है और वो बिल्कुल छोटा सा आपके साइड मिरर में दिखता है। तो इस तरह से कोरिलेट करके भी चीज़ें समझ सकते हैं। अब आगे लेंस के बारे में बताया गया है कि लेंस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे एक उत्तल दर्पण का आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा। एक कार में ये जो साइड मिरर है लगा हुआ और पीछे इतनी ढेर सारी वाहन जो है गाड़ियाँ इस साइड मिरर में आपको देखने को मिल रही हैं। अब लेंस की बात की गई है कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आगे हम ये चीज़ें देखेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि आवर्धक लेंस मतलब हैंड लेंस आपने देखा होगा अक्सर। छोटी छोटी चीज़ों को आप जूम करके देखने के लिए, छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। तो जो 10th या 12th में प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं। तो आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का जो है वो क्या होता है, लेंस ही होता है। तो द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। तो जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं वो एक तरह का लेंस ही होता है। जिनकी आंखें कमज़ोर होती है, जिसे आप पावर वाला चश्मा बोलते हैं, तो उस चश्मे में भी लेंस का ही यूज होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक आवर्धक लेंस जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसका यूज आप किए भी होंगे, बहुत बार देखे भी होंगे इसको। तो यही बताया गया है कि ये एक तरह का क्या होता है, लेंस ही होता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए स्पेशली इसका यूज किया जाता है।
अब आपका लेंस भी दो तरह का होता है। जिस तरह से आपका गोली दर्पण दो तरह का देखने को मिला था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसी तरह से ये लेंस भी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दो तरह का होता है। अवतल लेंस बोले तो कॉनकेव लेंस और उत्तल लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये चीज़ें समझते जाइएगा। फिर यहाँ पे वही बताया गया है, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उन्हें उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, ठीक है, उन्हें उत्तल लेंस। तो यहाँ पे ये इस टाइप का जो भी लेंस होगा उसे उत्तल लेंस बोलेंगे। किनारों पे देखिए ये बिल्कुल पॉइंटेड हो गया है और बीच में मोटा हो गया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। और दूसरा क्या है, जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं, मतलब कॉनकेव लेंस कहलाते हैं। तो इस तरह से आप एक कॉनकेव लेंस और यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस का इमेज देख सकते हैं। फिर अब आगे बताया जाएगा कि इस पर कैसे बिहेव करता है। तो आपका जो उत्तल लेंस होता है वो बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर आपको कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट याद है तो वो हूबहू उत्तल लेंस की तरह कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हूबहू आपके कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। तो मिरर वाला उल्टा कॉन्सेप्ट जो है इसमें लगा दीजिए तो ये वही चीज़ रहेगा, सब कुछ सेम वही चीज़ इसके अंतर्गत आएगा। अब इमेज की बात की जाए तो उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में कैसा इमेज बनता है। तो अवतल लेंस बिल्कुल हूबहू आपके उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। और उत्तल दर्पण में हमने इमेज देखा था कि आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे आपका जो अवतल लेंस होगा उसमें भी क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा बनेगा। जैसे कि आप गाड़ियों का जो साइड मिरर था उसको देखे थे, तो गाड़ियों का साइड मिरर आपका कैसा बिहेव करता है, ये अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा अगर लेंस के कॉन्सेप्ट में देखें तो। और मिरर के कॉन्सेप्ट में देखें तो ये उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस यहाँ पर उसको उल्टा आपको कर देना है, हो गया, और कुछ भी नहीं है। तो एक बार फिर से इसको इंग्लिश में देखा जाए कि क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो ये तो था अवतल लेंस के बारे में। अब उत्तल लेंस को जाना जाए कि उत्तल लेंस में कैसा इमेज बनता है। तो उत्तल लेंस बिल्कुल हमारा अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस में इमेज की बात की जाए तो यहाँ पर वास्तविक इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा। जब बिंब लेंस के पास होगा तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा तथा आवर्धित होता है। तो ये तो हमारा उत्तल लेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये चारों ही कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बताया गया है वो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन के बारे में बताया गया है कि जो सनलाइट है वो वाइट है या कलर्ड है। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंग की किरणें या 7 रंग से बना होता है। जैसे कि बारिश के टाइम पे आपने रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष को देखा होगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है।
तो have you ever seen a rainbow in the sky? You might have noticed that it appears usually after the rain when the sun is low in the sky. The rainbow is seen as a large R in the sky with many colors. तो कई कलर में, बेसिकली ये 7 कलर में होता है रेनबो जो है आपका। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो 6 क्लास में मैंने एक ट्रिक बताया था, विबग्योर। तो जो विबग्योर है ये 7 रंगों का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे 7 रंग कौन कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। या इंग्लिश में बात की जाए तो वायलेट हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, पर्पल हो गया। तो ये था विबग्योर। तो रेड हो गया, यहाँ पर ब्लू हो गया, ये सारी चीज़ें 7 कलर से मिलके बना होता है हमारा ये रेनबो। फिर आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक कलर दिखाई देते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें इस ओर इंडिकेट कर रही हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो विभिन्न वर्णों का मिश्रण होता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंग विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इसका जो ट्रिक है वो विबग्योर है। तो विबग्योर 7 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबका जो फर्स्ट लेटर है उसे ही उठा के विबग्योर बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये एक सूर्य का प्रकाश है, इसे इस प्रिज्म से गुजारा गया तो ये क्या हुआ, ये 7 रंगों में डिवाइड हो गया। तो यही चीज़ बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि आगे हमारे काम की क्या चीज़ है। ये यहाँ पे आपको एक CD डिस्क दिख रही होगी जिसमें कि 7 कलर्स हैं और जब इस डिस्क को आप तेज़ी से घुमाते हैं तो ये श्वेत प्रतीत होने लगती है। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि श्वेत से जो है वो आप कलर पा सकते हैं और कलर से श्वेत प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेज़ी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क भी कहते हैं। तो ये चीज़ें थी, आपको 7 रंगों के बारे में भी यहाँ पर लाइट के बता दिया गया है। तो देखिए हमने अवतल लेंस को पढ़ा, मतलब कि कॉनकेव लेंस को, फिर अवतल दर्पण को पढ़ा, मतलब कॉनकेव मिरर को पढ़ा, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ा और यहाँ पर इमेज के बारे में पढ़ा, बिंब के बारे में पढ़ा, लेंस के बारे में पढ़ा, प्रिज्म के बारे में पढ़ा, रेनबो के बारे में पढ़ा। ये सारी ही चीज़ें हमने पढ़ लिया है, जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिख लिए हैं। अब एक बार इस समरी को देख लेते हैं। समरी, आप पूरे चैप्टर की चीज़ें अगर भूल भी जाइए तो चलेगा, लेकिन समरी को बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये पूरे चैप्टर का सार होता है जो कि कुछ शब्दों में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो जल्दी से हम अपनी समरी को देख लेते हैं। आप इसको हिंदी में पढ़िए, वीडियो को रोक करके मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए आसानी हो चीज़ों को समझने में। तो सबसे पहला चीज़ बताया गया है, सबसे पहला पॉइंट कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि एनी पॉलिश्ड आर अ शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर। उसके बाद बताया गया है कि एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। फिर नेक्स्ट बताया गया है एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, मतलब आभासी प्रतिबिंब। फिर नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, it is virtual and is of the same size as the object. The image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it.
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड in the image and the right side of the object appears to be on the left side in the image। तो ये जो हमने हैंड वाला एक प्लेन मिरर में कॉन्सेप्ट लगाया था वही चीज़ें बताई गई हैं, मतलब यहाँ प्लेन मिरर के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे कॉनकेव मिरर के बारे में बताया गया है, मतलब अवतल दर्पण के बारे में कि अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज when the object is placed very close to the mirror. The image formed is virtual, erect and magnified. Image formed by a convex mirror। अब convex के बारे में बताया गया है कि convex mirror में जो image form होती है वो कैसी होती है, erect होती है, virtual होती है वो image और smaller in size than the object। फिर लेंस पे आ जाइए तो नीचे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया गया है, मतलब उत्तल लेंस के बारे में। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। When used to see object magnified, the convex lens is called a magnifying glass। फिर नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस के बारे में बताया गया है, जो आपका अवतल लेंस है उसके बारे में कि अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये है। फिर सबसे लास्ट लाइन जो है वो बताया गया है कि वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा ये लाइट चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, ये इसकी समरी थी। चैप्टर बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए और चीज़ें लिख कर समझिए, तब ये कॉनकेव, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ें हो जाती हैं तो जब तक आप लिखेंगे नहीं ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो ऐसे चैप्टर्स जहाँ थोड़ा सा लॉजिक वाली चीज़ें ज़्यादा रहती है उसे आप डायग्रामेटिक बना के समझिए। जैसे कि पहले आप मिरर को डिवाइड करिए, मिरर कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। फिर लेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फिर जो गोली दर्पण है वो कितने टाइप का होता है। तो एक डायग्रामेटिक इमेज बनाइए अपनी नोटबुक में और वहाँ से वो चीज़ें आपको रिवाइज करने में आसान हो जाती हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर उतने नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको जाने से पहले मैं आपकी स्क्रीन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ के जा रही हूँ, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ें हैं जो हमने आगे ऊपर समझा हुआ है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।